क्या ये सही में इंडियन जर्नलिज्म है? पाकिस्तान घुस गई भारतीय सेना। जम्मू एयरपोर्ट से उड़े भारत के फाइटर प्लेन। क्या इजरायली यहूदी ही यदुवंशी हैं? ड्रग दो, ड्रग दो, ड्रग दो, ड्रग दो, मुझे ड्रग दो, मुझे ड्रग्स दो। इस तरह की जर्नलिज्म को गोदी मीडिया का टर्म दिया गया है और जिसने ये टर्म दिया है उन्होंने इसके साथ एक लाइन और कही है, आपको टीवी देखना बंद कर देना चाहिए। थोड़ा सा टीवी देखना बंद कीजिए। लेकिन ये बुद्धिजीवी भी दूध के धुले नहीं है। आज के दौर में इंडियन जर्नलिज्म जहां खड़ी है उसमें इनका भी बहुत बड़ा योगदान है। इन लोगों के साल 2014 से पहले के कारनामे देखिए, जब मोदी गवर्नमेंट पावर में नहीं थी और आज के दौर के सो कॉल्ड गोदी मीडिया का जन्म नहीं हुआ था, तब यूपीए गवर्नमेंट की गोद में बैठने वाले सो कॉल्ड एमिनेंट जर्नलिस्ट क्या कर रहे थे? नहीं होगा, हम टेलिंग यू नहीं है, ट्रस्ट मी नहीं है। अच्छा ठीक है, fought like a tigress to stop your husband from doing it. लेफ्टिनेंट जनरल मोहिंदर पुरी ने अपनी बुक कारगिल टर्निंग द टाइड में कहा है, द आर्मी माइट हैव गॉट अनर्व्ड बिकॉज ऑफ जर्नलिस्ट बरखा दत्त's irresponsible journalism. What you heard right behind you was the sound of Bofors guns directly targeting the top of Tiger Hills, the prelude to the... अब सवाल ये उठता है कि क्या साल 2014 के बाद से ही इंडियन मीडिया ने अपने घुटने टेके हैं, या फिर आज जो अपने को सच्चा पत्रकार कह रहा है, अनबायस्ड न्यूट्रल जर्नलिज्म की कस्में खा रहा है, वो साल 2014 से पहले किसकी गोद में बैठे हुए थे? क्या वाकई भारत में जर्नलिज्म खत्म हो रहा है? और टीवी मीडिया की मोडस ऑपरेंडी क्या है? किसकी वजह से वो इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट्स दिखाने से घबराती है? और साथ ही हम बात करेंगे कि कब था गोल्डन एरा ऑफ जर्नलिज्म का दौर। इंडियन मीडिया को करीब से जानने के लिए सर्कस बन चुकी द ग्रेट इंडियन मीडिया की हिस्ट्री को शुरू से समझने की कोशिश करते हैं। एटीन्थ सेंचुरी का भारत, तारीख 29 जनवरी साल 1780। ये वही दौर था जब हिंदुस्तान में बंगाल गजट नाम के पहले इंग्लिश न्यूज़पेपर की शुरुआत हुई। उस अखबार को जेम्स ऑगस्टस हिकी ने शुरू किया था और इन्हीं को फादर ऑफ इंडियन जर्नलिज्म भी कहा जाता है। उनके न्यूज़पेपर की एक टैगलाइन थी, ओपन टू ऑल पार्टीज बट इन्फ्लुएंस्ड बाय नन। सभी के लिए खुला है पर किसी से प्रभावित नहीं है। इस मिशन के साथ शुरू हुआ इंडियन जर्नलिज्म आज 245 साल बाद कहां पहुंच गया है। आज के जर्नलिज्म की टैगलाइन हो गई है कि हमें तो झुकने को कहा गया है और हम पूरी तरह से ही लेट गए हैं। आज जहां इंडियन मीडिया लेटी हुई है, उसे यहां तक पहुंचाने में क्या राइट और क्या लेफ्ट, इन सभी का पूरी तरह से बराबर योगदान है। तेरे जैसे आदमी से क्या बात करेंगे? तेरे जैसे आदमी से क्या बात करेंगे? बात नहीं कर सकता कि मैंने बहुत गहराई से देखा, लेकिन अब ये देख रहे हैं आप, मेरे हाथ में 2000 का नया नोट है और ये मैंने खोला फ्रीजर का कंपार्टमेंट और ये देखिए, ये 2000 रुपए का नोट मैं फ्रीजर में रख रही हूँ। और पंजाब से जिंदा बचकर लौटे पीएम मोदी के खिलाफ खून साजिश। फिर भी आजकल कुछ लोग अनबायस्ड जर्नलिज्म की कस्में खाते हुए प्रोपेगेंडा चला रहे हैं और ये दावा करते रहते हैं कि इंडियन मीडिया की हालत साल 2014 के बाद से ही खराब हुई है और आज की मोदी सरकार ने फ्रीडम ऑफ प्रेस के ऊपर अनटोल्ड इमरजेंसी लगाकर रखी हुई है। इसी वजह से आज के दौर की जर्नलिज्म सरकार के पक्ष में रिपोर्टिंग करती है, लेकिन ये पूरा सच नहीं है। अब सवाल ये उठता है कि क्या हमारे देश की मीडिया कभी पूरी तरह से फ्री थी और किस सरकार ने कब फ्रीडम ऑफ प्रेस के साथ सबसे बुरा सलूक किया था? इसका सीधा सा जवाब यही है कि हमारे देश की मीडिया कभी पूरी तरह से फ्री होकर काम ही नहीं कर पाई है। इसके ऊपर सबसे पहले हाथ डालने की कोशिश ब्रिटिशर्स ने की थी। ब्रिटिशर्स को यह बात समझ में आ गई थी कि किसी भी देश को कंट्रोल करने के लिए वहां की इंडिपेंडेंट और फ्री वॉइस को दबा देना जरूरी है। इसीलिए साल 1878 में अंग्रेजों ने प्रेस एक्ट लागू किया। इस एक्ट की मदद से ब्रिटिशर्स सिस्टम को क्रिटिसाइज करने वाले आर्टिकल्स को पब्लिश ही नहीं होने देते थे। तब उन्हें सिर्फ उस तरह के रिपोर्ट्स और आर्टिकल्स अच्छे लगते थे जो सिस्टम की वाह-वाह करें। फिर इंडियन जर्नलिज्म ने इंडिपेंडेंस का दौर देखा। देश के प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू बने। तब इस देश की आम जनता के साथ एथिक्स ऑफ जर्नलिज्म भी इस बात का इंतजार कर रही थी कि अब शायद डीडी नेशनल और ऑल इंडिया रेडियो की मदद से इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म देखने और सुनने को मिलेगा। लेकिन तब की भारत सरकार को यह मंजूर नहीं था। अब यहां यह बताना तो जरूरी नहीं है कि उस समय भारत में किसकी सरकार थी। तब भारतीय सरकार ने ब्रिटिशर्स की राह पकड़ते हुए डीडी नेशनल और ऑल इंडिया रेडियो पर अपना पूरा कब्जा रखा और इन दोनों इंस्टीट्यूशन को सरकारी पपेट बना लिया।
तब से कई सालों तक इन दोनों इंडियन जर्नलिज्म के इंस्टीट्यूशन से सरकार की पॉलिसीज की क्रिटिसिज्म या फिर इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट्स की एक्सपेक्टेशन करना बेईमानी थी। बल्कि इन दोनों में ऐसे शो प्रोड्यूस किए जाते थे जिसे सीधे तौर पर तब के प्रधानमंत्री का एडवर्टीजमेंट कहना गलत नहीं होगा। ब्रिटिशर्स की टैक्टिक्स को देखकर तब की भारत सरकार ये समझ चुकी थी कि फिल्मों का सीधा असर देश की जनता के ऊपर होता है। इसलिए देश की जनता की नब्ज को पकड़ने के लिए और अपना एक फिक्स्ड एजेंडा चलाने के लिए डॉक्यूमेंट्रीज का दौर शुरू हुआ। कई सरकारी डॉक्यूमेंट्रीज को डीडी नेशनल में लाइव टेलीकास्ट किया गया। अब यहां पर आप खुद से सवाल करिए कि क्या एक मीडिया इंस्टीट्यूशन केवल गवर्नमेंट की डॉक्यूमेंट्रीज चलाने के लिए होता है? लेकिन तब ऐसा हो रहा था, और किसके इशारे में हो रहा था, इस सवाल का जवाब सभी को मालूम है। इंडियन जर्नलिज्म के ऊपर सरकार का ये कंट्रोल तो सिर्फ एक छलावा था। अभी असली सेंसरशिप आना बाकी थी। अभी तो फ्रीडम ऑफ प्रेस को अपना काला दिन देखना बाकी था। तारीख 25 जून साल 1975 शाम ढलते ढलते दिल्ली के रामलीला मैदान से लोक नायक जन नेता जयप्रकाश नारायण ने राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर की पंक्तियों के बाद कहा, ये क्रांति है मित्रों और संपूर्ण क्रांति है। इसके बाद इंडियन प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी ने भारत में इमरजेंसी लगाने का आदेश दिया। भाइयों और बहनों, राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की है। भारत में इमरजेंसी लगाने के साथ साथ इंडियन जर्नलिज्म के ऊपर सेंसरशिप लागू कर दिया और प्रेस को यह मैसेज दिया गया, इंदिरा इज इंडिया एंड इंडिया इज इंदिरा। देश की मीडिया और जर्नलिज्म ने इंदिरा गांधी की सरकार के सामने पूरी तरह से घुटने टेक दी। जिन्होंने जर्नलिज्म की एथिक्स के लिए सरकार की गुलामी से मना किया, उन्हें इंदिरा सरकार ने गिरफ्तार करवा लिया था। भारत में इमरजेंसी से पहले कुल 4 न्यूज एजेंसी हुआ करती थी, पीटीआई, यूएनआई, समाचार भारती और हिंदुस्तान समाचार। तब की इंदिरा सरकार ने इन चारों न्यूज एजेंसी को कंबाइंड करते हुए एक बना दिया था, जिसके पीछे केवल एक मकसद था, देश की फ्री वॉइस यानी जर्नलिज्म को पूरी तरह से कंट्रोल करना। इमरजेंसी के दौरान इंडियन मीडिया और जर्नलिज्म की क्या हालत थी, इसका अंदाजा डॉक्टर रश्मि के द्वारा लिखी किताब इमरजेंसी के पेज नंबर 17 को पढ़कर लगाया जा सकता है। उस पेज में लिखा है कि तब के टाइम्स ऑफ इंडिया ने एक शोक संदेश पब्लिश किया था, जिसमें लिखा गया था, O democracy, beloved husband of truth, father of liberate, brother of faith, hope and justice, expired on June 26th। इस बात में कोई दो राय नहीं है कि डेमोक्रेसी में मीडिया और जर्नलिज्म को 4th पिलर माना जाता है। इसी के साथ ये बात भी सच है कि पावर ऑफ डेमोक्रेसी और फ्रीडम ऑफ प्रेस का सीधा कनेक्शन है। लेकिन फिर से यह सवाल वहीं आकर रुक गया कि क्या भारत में मीडिया कभी फ्री थी? इसका सीधा सा जवाब है, पूरी तरह से तो कभी नहीं। भारत में मीडिया के ऊपर अलग अलग सरकारों ने अलग अलग तरीकों से हमेशा दबाव बनाने की कोशिश की है। इसके पीछे सबसे बड़ा रीजन है इंडियन मीडिया का रेवेन्यू मॉडल। अगर आप बहुत बारीकी से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि आज भी इंडियन मेन स्ट्रीम मीडिया का अपना कोई रेवेन्यू मॉडल नहीं है। उनकी कमाई का एक बड़ा हिस्सा सरकारी एड्स के ऊपर डिपेंडेंट है और ये रकम लाखों करोड़ों में है। अगर सरकार ने एड्स बंद कर दिए तो मेन स्ट्रीम चैनल्स की कमाई बंद हो जाएगी। इसलिए जिसकी सरकार रहेगी, मेन स्ट्रीम मीडिया चैनल्स का झुकाव उसकी तरफ रहेगा। आज के दौर में एक हॉट टॉपिक के ऊपर डिस्कशन होता रहता है, वो ये है कि साल 2014 के बाद से इंडियन मीडिया सरकार की गोदी में बैठ गई है और मोदी सरकार ने फ्रीडम ऑफ प्रेस को खत्म कर दिया है। इसका सीधा सा जवाब यह है कि इंडियन मीडिया और जर्नलिज्म की सबसे खराब हालत कांग्रेस की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी सरकार के दौरान थी। उसकी बात हमने डेटा के साथ आपको बता दी। और रही बात फ्रीडम ऑफ प्रेस की, तो वो आज भी कायम है और आगे भी रहेगी। ये बात भी सच है कि कुछ 15-20 एंकर्स, चाहे वो राइट विंग के हों या फिर उस लुटियन विंग के, इन्हीं लोगों ने पिछले 25 सालों में इंडियन जर्नलिज्म का सबसे ज्यादा नुकसान किया है। सरकारें आएंगी और जाएंगी, लेकिन ये 15-20 प्रोपेगेंडाधारी जर्नलिस्ट अपनी गोदी बदलते रहेंगे और नुकसान होता रहेगा भारतीय जर्नलिज्म और यहाँ के लोगों का। इसीलिए एज एन ऑडियंस ये हमारी जिम्मेदारी है कि हमें कभी भी किसी 5 स्टार जर्नलिस्ट का फैन नहीं बनना है और इनकी रिपोर्ट्स पर आंख बंद करके भरोसा नहीं करना है। अब एक सबसे जरूरी सवाल, क्या आम लोगों के सामने मेन स्ट्रीम मीडिया का कोई विकल्प या ऑप्शन है? इस सवाल का जवाब है डिजिटल।
कई ऐसे उभरते हुए डिजिटल क्रिएटर्स हैं जो अपनी इन्वेस्टिगेटिव ग्राउंड रिपोर्ट से वो काम कर रहे हैं जो काम प्रेस कार्ड शो ऑफ करने वाले जर्नलिस्ट और मेन स्ट्रीम मीडिया को करना चाहिए। डिजिटल क्रिएटर्स के पास अपना खुद का रेवेन्यू मॉडल भी है। उन्हें अपनी जिंदगी चलाने के लिए किसी भी ताकत की स्पून फीडिंग करने की जरूरत नहीं है। हालांकि उनके पास प्रेस कार्ड नहीं है और उनकी गाड़ियों के शीशों में प्रेस नहीं लिखा रहता है, लेकिन वो काम प्रेस का ही कर रहे हैं। अगर आप जानना चाहते हैं कि प्रेस कार्ड किसको और कैसे इशू होता है और असल मायनों में अपने आप को जर्नलिस्ट कौन कह सकता है, इसको लेकर इंडियन लॉ का क्या कहना है, तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। कम रिसोर्सेज वाले इन डिजिटल क्रिएटर्स से मेन स्ट्रीम मीडिया को बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। उन्हें यह सीखने की जरूरत है कि आखिर जर्नलिज्म किया कैसे जाता है। इस पूरे केस स्टडी के बाद अगर आपके मन में यह सवाल रह गया हो कि आखिर रियल जर्नलिज्म क्या है, तो इसका जवाब है डेमोक्रेसी की कतार में खड़े आखिरी इंसान की आवाज बनना ही जर्नलिज्म है और यही प्रेस का असली काम है। इसके अंदर इतनी ताकत है कि ये केवल 6 महीनों में ही देश की हवा बदल सकती है। अगर ये ईमानदारी से काम करे तो सभी आम जनता को सियासतदारों के आगे हाथ फैलाकर अपने हक के लिए खड़ा नहीं होना पड़ेगा और ना ही कभी किसी को अपने देश की भाषा बोलने पर मार खाना पड़ेगा। ऐसी ही डिटेल्ड रिसर्च बेस्ड रिपोर्ट्स के लिए सब्सक्राइब करिए निकपीडिया। जय भारत, जय हिंदुस्तान।